आधुनिक भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना जो आज तक सिर्फ एक पहेली ही है और अभी भी उसका सच सामने नहीं आया है कि क्या सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु सन 1945 में जापान के एक हवाई अड्डे पर हुई थी या फिर अयोध्या में जो कई वर्षों तक एक बाबा रहे थे जिन्हें कि गुमनामी बाबा के नाम से जाना जाता था, वह ही सुभाष चंद्र बोस थे। अगर सुभाष चंद्र बोस जी की बात की जाए तो उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ था जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे तथा माताजी का नाम प्रभावती देवी था। 18 अगस्त सन 1945 को यह बताया जाता है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, परंतु उसके कुछ भी अवशेष आज तक नहीं मिले थे तथा यह भी नहीं बताया गया था कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में हुई थी या नेताजी जिंदा थे। दरअसल 18 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताई होकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन क्या नेताजी की मौत प्लेन क्रैश से सन 1945 में हुई थी? इस घटना की पुष्टि आज दिनांक तक नहीं हुई है। ऐसे कई सवाल जिंदा हैं जो सच सामने नहीं ला सकते हैं। बताया जाता है कि नेताजी अपना सच छुपाते रहे थे क्योंकि उन्हें तत्कालीन अंग्रेज सरकार ढूंढ रही थी। तो कई लोगों का मानना है कि नेताजी जी गुमनामी बाबा के नाम से यूपी में सन 1985 तक रहे थे। नेताजी पर शोध करने वाले बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, परंतु इसकी पुष्टि अभी तक ना तो राज्य सरकार ने की और ना ही केंद्र सरकार ने, और ना ही कोई इसका ठोस प्रमाण दिया गया था। हालांकि नेताजी के जीवन पर सुभाष चंद्र बोस लाइफ आफ्टर डेथ किताब लिखने वाले अनुज धर नामक एक लेखक का दावा था कि यूपी के फैजाबाद में कई सालों तक रहे गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। उनके मुताबिक तत्कालीन सरकार के अलावा नेताजी का परिवार भी जानता था कि गुमनामी बाबा से उनका क्या कनेक्शन है, लेकिन वे कभी इसका खुलासा नहीं करना चाहते थे क्योंकि अंग्रेज सरकार उस समय उन्हें ढूंढ रही थी। जनता की मांग और हंगामे के बाद सन 2016 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुमनामी बाबा की जांच रिपोर्ट के लिए एक कमेटी गठित की, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने की थी। 3 साल बाद जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने अपनी रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश की। इस रिपोर्ट को बाद की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक करते हुए कहा था कि आयोग द्वारा गुमनामी बाबा और भगवान जी की पहचान नहीं की जा सकी। गुमनामी बाबा के बारे में आयोग ने कुछ अनुमान लगाए थे जिन्हें कि इस रिपोर्ट में बताया गया था। जनता की मांग और हंगामे के बाद सन 2016 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने इसलिए एक कमेटी गठित की थी। इस अनुमान में उस कमेटी ने यह तो स्वीकार किया था कि वे एक बंगाली थे और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे। उन्हें युद्ध, राजनीति और सामयिक विषयों की गहन जानकारी थी। वे सुभाष चंद्र जैसे ही हाव भाव के स्वर में बोलते थे तथा उनका हुलिया भी सुभाष चंद्र बोस के जैसा ही था। अयोध्या में 10 वर्षों तक गुमनामी बाबा पर्दे के पीछे रहे थे और लोग उन्हें सुनकर सम्मोहित हो जाते थे। वे जहाँ जाते थे उन्हें सुनकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। गुमनामी बाबा संगीत, श्रृंगार और भोजन के बहुत प्रेमी थे। उनके ज़्यादातर समय पूजा और ध्यान में ही व्यतीत होता था। लेकिन जिस समय यह प्रसारित होना शुरू हो गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अयोध्या में रह रहे हैं तथा गुमनामी बाबा के नाम से वह रह रहे हैं, उन्होंने अपना मकान बदल दिया और भारत में शासन की स्थिति से गुमनामी बाबा का मोह भंग हो चुका था। उनकी मृत्यु के समय मात्र 13 लोग ही उनके पास उपस्थित थे। फैजाबाद शहर के सिविल लाइन्स में बने राम भवन में उन्होंने अंतिम सांस ली। कहते हैं कि नेताजी के पास दर्जनों गोल चश्मे थे जो कि गुमनामी बाबा के पास से मिले थे। उनके पास से अन्य वस्तुएं भी मिली थीं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और परिवार की कुछ निजी तस्वीरें भी और एक रोलेक्स की घड़ी भी मिली थी जिसे कि नेताजी पहना करते थे। खास बात तो यह थी कि गुमनामी बाबा के पास आज़ाद हिंद फौज की एक यूनिफॉर्म भी थी। इसके अलावा 1974 में
कोलकाता के दैनिक आनंद बाजार में 24 किस्तों में छपी कुछ खबरें भी थीं। इसके अलावा भारत चीन युद्ध संबंधी भी कुछ जानकारियाँ थीं। जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की ढेरों किताबें भी बाबा के पास से मिली थीं।